हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के उद्देश्य, भारत में पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जाना। आज हम देखते हैं वर्तमान भारत में पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वर्तमान भारत में पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति। वर्तमान भारत में वायु, जल, भूमि, शोर तथा विकिरण प्रदूषण और दुर्गंध सामान्य जीवन की गुणवत्ता को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। असल में दुनिया में दो प्रकार के अपशिष्ट पाए जाते हैं, जैव विघटनशील तथा जैव अविघटनशील। जैव विघटनशील पदार्थ तो प्रकृति में पाए जाने वाले कवक तथा जीवाणु के द्वारा सड़ा गलाकर अपने आप ही नष्ट कर दिए जाते हैं, जैसे मरे हुए जानवरों के अवशेष, पेड़ों की पत्तियां, मल मूत्र आदि। दूसरी तरफ जैव अविघटनशील अपशिष्ट अपने आप सड़ गलकर नष्ट हो जाते हैं तथा प्रकृति में लंबे समय तक वैसे ही पड़े रहते हैं, जैसे धातुएं, कीटनाशक आदि। जैव विघटनशील पदार्थ भी जिस रफ्तार से सड़ गलकर नष्ट हो जाते हैं, उससे तेज़ रफ्तार से पर्यावरण में उड़ेल दिए जाते हैं तो वे प्रदूषण उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार से पेट्रोकेमिकल उद्योगों के उत्पाद तथा अपशिष्ट एंजाइम्स की क्रिया द्वारा तोड़े नहीं जा सकते, इसलिए पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार से रासायनिक खाद बनाने वाले कई आधुनिक उद्योग कई प्रकार के विषैले पदार्थ वातावरण में छोड़ते रहते हैं। लघु उद्योगों में पर्यावरण प्रदूषण का परिदृश्य। अक्सर लोगों के मन में यह विचार आता है कि प्रदूषण नियंत्रण के नियम उद्योगों के विकास में रुकावट और परेशानी उत्पन्न करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उन पर लागू होने वाले पर्यावरण कानूनों को यथासंभव लचीला बनाया गया है और उन्हें कई प्रकार की छूट दी गई है। सच्चाई यह है कि सिर्फ 17 समूह के प्रदूषक उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों को स्थापित करने की स्वीकृति लेने के लिए सिर्फ एक ज्ञापन देना पड़ता है। लघु उद्योगों में कुछ विशेष उद्योग ऐसे हैं जिनमें स्वीकृति के पहले प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति का स्पष्टीकरण देना जरूरी रहता है, जैसे रंग और डाई, कीटनाशक, स्टोरेज बैटरी, लेड ऑक्साइड, लुब्रिकेटिंग तेल का शुद्धिकरण, क्रोमिक एसिड निर्माण, सोडियम डाइक्रोमेट बनाना, क्रोम पिगमेंट निर्माण, वेसिक क्रोम सल्फेट निर्माण, एसिड स्लरी बनाना, विटुमेन निर्माण इत्यादि। कुछ वर्षों पहले संश्लिष्ट डिटर्जेंट उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण और सुरक्षा के संबंध में एक प्रपत्र जारी किया गया था। इसी प्रकार से कई प्रकार के उद्योगों में ऊर्जा की बचत के लिए बॉयलर, ग्राइंडिंग आदि के उपकरणों में सुधार के सुझाव दिए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में उद्योगों को लाइसेंस देने के नियमों में कई प्रकार की छूट दी गई है। लाइसेंस देने में दोनों के बीच सामंजस्य रखा जाता है। एक तरफ तो नए उद्यमियों को नए उद्यम स्थापित करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है और उनकी संख्या में वृद्धि भी हो रही है। दूसरी तरफ यह भी ध्यान में रखा जा रहा है कि उन उद्योगों से पर्यावरण का भी कम से कम नुकसान हो। इसलिए आजकल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए कई नियम बनाए गए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। विभिन्न उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को कितना अमल में लाया जा रहा है, इसकी मॉनिटरिंग करना,
पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। इनके अनुसार रिहायशी मकानों की सीमा से कुछ दूर निर्धारित स्थानों पर ही उद्योग लगाने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकारों द्वारा कोशिश की जा रही है कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र में आसपास स्थापित कई उद्योगों से निकलने वाले त्याज्य पदार्थों के परिष्कार के लिए एक संयुक्त उत्प्रवाह उपचार संयंत्र स्थापित किया जाए जो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से तमिलनाडु के अंबूर में सफलतापूर्वक एक उपकरण लगाया गया है। वनियमबड़ी तथा कई अन्य स्थानों पर यह प्रयोग किया जा रहा है। स्वचालित वाहनों उद्योगों को सम्मिलित करते हुए विभिन्न औद्योगिक सेक्टरों के लिए ईंधन क्षमता के मानक निर्धारित करने के लिए एक अंतर्विभागीय ईंधन क्षमता विकास कमेटी बनाई गई है। विश्व स्तर पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 1986 में तय किया गया था कि फ्रिज, एयर कंडीशनर आदि इस्तेमाल होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि रसायनों के इस्तेमाल को कम किया जाए क्योंकि वे वायुमंडल के ऊपर स्थित ओजोन की सुरक्षात्मक छतरी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने भी राष्ट्रीय स्तर की रणनीति बनाई है। औद्योगिक विकास विभाग ने इसके लिए एक अंतर्विभागीय टास्क फोर्स बनाया है जिसने इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ की हैं। इस विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाला एक स्वायत्त संगठन है जिसे एनपीसी या नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल कहते हैं। इस काउंसिल ने विशेष रूप से लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए प्रदूषण से बचाव के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल विशेष रूप से लघु उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय सुझाती है। 24 मार्च 1995 को दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के आधार पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली के 9000 से भी अधिक उद्योगों को शहर से बाहर स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। इनमें से अधिकांश लघु उद्योग की इकाइयाँ थीं। सिक्के का दूसरा पहलू भी विचारणीय है। निसंदेह प्रदूषण एक बड़ी समस्या है जो सबके जीवन को प्रभावित करती है, लेकिन एक समस्या यदि लाखों व्यक्तियों की जीविका से जुड़ी हुई है तो उसके मानवीय पहलू पर भी विचार करना जरूरी होता है। सबसे पहला तर्क तो यह है कि प्रारंभ में इन लघु उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी तथा दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि दिल्ली के मास्टर प्लान को लागू करने से पहले इनसे जो उद्योग शुरू किए गए थे उन्हें उसी समय सुरक्षित स्थानों पर हटाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि उद्यमिता के विकास से पहले हमें इन सभी प्रकार के पर्यावरण और प्रदूषण पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए। भारतीय व्यावसायिक पर्यावरण एवं उद्यमिता, इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। भारतीय व्यावसायिक परिदृश्य की विवेचना करते हुए हमें भारतीय आर्थिक नीति के सभी पहलुओं की ओर ध्यान देना होगा। आर्थिक नीति का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था के सिलसिले में राज्य का आचरण। अर्थव्यवस्था की ओर राज्य की धारणा दो प्रकार की हो सकती है और ये दो छोर पर है। हस्तक्षेप की नीति, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, जिसे लेसेस फेयर अर्थात अकेला छोड़ दो, लीव एलोन कहा जाता है, तथा हस्तक्षेप नीति जैसा नियोजित अर्थव्यवस्था में होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय व्यावसायिक पर्यावरण 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था।
मतलब ब्रिटिश शासन का अधिकार था भारत पर। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। इसने हमारी उन्नत अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक, अर्ध सामंतवादी, पिछड़ी, गतिहीन, शोषित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। इसलिए आर.सी. दत्त ने कहा है कि यद्यपि भारत एक निर्धन देश नहीं है, ब्रिटिश शासन को धन्यवाद दें कि यह निर्धन व्यक्तियों का देश बन गया है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ब्रिटिश शासन के कुछ लाभदायक परिणाम भी निकले, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं। एक नई सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक एकीकरण, परिवहन के साधनों का विकास तथा कुछ उद्योगों का विकास। फिर भी इस अवधि का भारतीय व्यावसायिक वातावरण हमारी अर्थव्यवस्था के तीव्रतर आर्थिक विकास के लिए पूर्णतः अनुकूल नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद व्यावसायिक पर्यावरण 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारत ने आर्थिक विकास की ओर ध्यान दिया। प्रथम कुछ वर्ष तो देश के विभाजन की समस्याओं के समाधान में निकल गए, किंतु जल्द ही योजनाबद्ध विकास की नीति को अपनाया गया तथा अप्रैल 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। भारत ने जिस आर्थिक पर्यावरण में आयोजित आर्थिक विकास का कार्यक्रम प्रारंभ किया, उसे अंतर्मुखी यानी इनवर्ड लुकिंग तथा हस्तक्षेपकारी कहा जा सकता है। इस कार्यक्रम को अंतर्मुखी इस अर्थ में कहा जाता है कि आयात के स्थान पर घरेलू उद्योगों का विकास किया गया। इन घरेलू उद्योगों को सामान्यतः ऊंची टैरिफ के माध्यम से संरक्षण प्रदान किया गया तथा सब्सिडी एवं अनुकूल करों के द्वारा मदद की गई। विनिमय दर को स्थिर रखा गया। सामान्यतः इसकी कीमत ऊंची रखी गई। जब स्वतंत्र बाजार में निर्धारित विनिमय दर से स्थिर विनिमय दर को ऊंचा रखा जाता है, निर्यात कीमत अधिक हो जाती है तथा आयात की कीमत कम हो जाती है। इससे निर्यात हतोत्साहित होता है तथा आयात को बढ़ावा मिलता है। इससे विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि निर्यात की तुलना में आयात अधिक होता है। विदेशी विनिमय की अधिक मांग के कारण आयात पर अनेक प्रतिबंध तथा विनिमय पर नियंत्रण लगाने की जरूरत पड़ जाती है। भारत में इसके लिए आयात लाइसेंस तथा कोटा की व्यवस्था की गई, जो सरकारी अफसरों द्वारा जारी किए जाते हैं। इसे ही लाइसेंस या परमिट राज कहा गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।